गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लिक्विड स्टेट यूनिट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री BSc पार्ट फर्स्ट में द्रव की संरचना के बारे में स्टडी करेंगे। द्रव की संरचना के लिए जो पहला सिद्धांत दिया गया था आयरिंग का सिद्धांत। आयरिंग का जो सीधा कॉन्सेप्ट था कि आयरिंग ने बताया कि जो द्रव का जो टोटल वॉल्यूम है, मान लो टोटल वॉल्यूम V है, उसमें से जो 3% वॉल्यूम क्या है, उसमें वैकेंसीज होती है, रिक्तियां होती हैं, जहां पर जो द्रव के अणु स्वतंत्र रूप से विचरण मूवमेंट कर सकते हैं। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट जो पहली लाइन कही, ये बात कही। अब जैसे यहाँ जैसे ये द्रव के जो अणु है और ये जो मध्य का जो रिक्त वैकेंसी है, ये वैकेंसी है सारी। तो इन्होंने फिर बताया कि आगे कि यदि द्रव को गर्म करते हैं, तो जब द्रव को हम गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा, गैस में जाने की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाएगी। तो जब द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणुओं की गैस में जाने की टेंडेंसी बढ़ने लग जाती है, अर्थात वैकेंसीज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ ही जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड के जो अणु है वो किस में बदल रहे हैं, गैस में। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो द्रव का घनत्व तो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा, और गैस का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वहां पर जाकर गैस और द्रव दोनों का जो घनत्व क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और वहां पर दोनों अवस्थाओं में विभेद करना संभव नहीं रहता। ये आयरिंग ने बताया। और आयरिंग ने कहा कि जो द्रव होता है उसमें गैस और ठोस दोनों के गुण होते हैं। जो द्रव के अणु रिक्तियों के पास होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, गैस जैसी होती है, अर्थात गैस में बदलने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। और जो रिक्तियों से दूर होते हैं अणु, उनमें ठोस जैसे गुण पाए जाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि जो इसका जो फ्रैक्शन कितना आएगा, आयरिंग ने बताया कि मान लो टोटल वॉल्यूम क्या Bl और सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, ठोस अवस्था में मोलर आयतन ये हो गया, और द्रव अवस्था में मोलर आयतन Vl। तो ये कहें कि गैस जैसे अणुओं का अंश क्या होगा, Vl माइनस Vs अपॉन Vl। ये किसका फ्रैक्शन निकल कर आ गया, गैस जैसे अणु जो रिक्तियों के पास होंगे। और जो दूसरे हैं जो ठोस जैसे अणुओं का अंश क्या होगा, Vs अपॉन Vl। तो ये सारी कहानी है। अब इसमें जैसे एक और नियम आता है, रेखीय व्यास का नियम। तो जो साम्य पर है, एट इक्विलिब्रियम, द्रव तथा वाष्प का औसत घनत्व ρAv एक स्थिरांक होना चाहिए, और सही भी है, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ताप में वृद्धि के साथ ये थोड़ा घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, वाष्प का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ρAv बराबर ρ0 माइनस AT। तो यहां पर जो ρ0 तथा A क्या है, कांस्टेंट है, जो पदार्थ की किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पर डिपेंड करते हैं। और जो आयरिंग और जो री है साइंटिस्ट, उनके अनुसार जो मोनो एटॉमिक लिक्विड अवस्था में कोई पदार्थ है उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, ऊष्माधारिता CV बराबर ये होता है, जो ठोस जैसे अणुओं का अंश Vs अपॉन Vl मल्टीप्लाई 3R प्लस Vl माइनस Vs अपॉन Vl 3/2R, ये इसकी हीट कैपेसिटी होती है। तो ये बात हमने कही किसका, आयरिंग का सिद्धांत। दूसरा बात करते हैं बर्नेल व स्कॉट का सिद्धांत, या द्रव में अव्यवस्था, डिसऑर्डरनेस या एंट्रोपी। तो ये किसने दिया, JD बर्नेल। ये क्या है कि ये बता रहा है कि जो द्रव में ठोस क्या होते हैं, ठोसों में क्या होता है, एक ठोस में कणों की एक क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है। एक जालक में
कण या परमाणु या आयन एक निश्चित स्थान पर होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें। और जो द्रव होते हैं उनमें क्या होता है, अनियमित व्यवस्था होती है, किसकी, कणों की। तो निबिड़तम संकुलन न होकर अनियमित निबिड़तम संकुलन होता है। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड में जो ए पार्टिकल है वो हेक्सागोनल पैटर्न में 6 अन्य कणों के द्वारा घिरा हुआ है, बिल्कुल नियमित है। ये सॉलिड की कहानी है। अब जब क्या होता है कि और इसको गर्म करते हैं ठोस को, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अणु अपनी जगह से हट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी डेवलप हो जाएगी। अब क्या करेगा, दूसरा अणु यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वैकेंसी डेवलप हो जाएगी, फिर इस वैकेंसी की जगह ये कण आएगा तो वैकेंसी यहाँ। तो इस प्रकार से जो ये वैकेंसी है पूरे जो ठोस में फैल जाती है और ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ठोस में बिल्कुल पैकिंग क्या है, निबिड़तम संकुलन है षटकोणीय टाइप का, और यहाँ पर जो ए अणु है वही जो ठोस था अब किस में बदल गया, द्रव में। तो द्रव अवस्था में इसके चारों ओर क्या है, 5 कण है और यहाँ पर एक वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी पूरे क्रिस्टल में घूम जाती है और गर्म करने के साथ साथ गलनांक पर ये किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो जो साम्य पर क्या है, साम्य पर क्या होगा, गलनांक पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के क्या है, साम्य में है। तो गिब्स समीकरण के अकॉर्डिंग क्या होगा, गिब्स समीकरण क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर 0, क्योंकि साम्य पर क्या होगा, गिब्स जो एनर्जी चेंज है वो शून्य होगा। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी एम, ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं जो ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होता है। तो डेल्टा एच यहाँ निकालना चाहें तो एच क्या होगी, लिक्विड माइनस एच सॉलिड, एंथैल्पी की बात करें, और ये एंट्रोपी क्या होगी, लिक्विड की एंट्रोपी माइनस सॉलिड की एंट्रोपी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी चेंज को निकाल सकते हैं कि जब ठोस को गर्म करते हैं वह लिक्विड में चेंज होता है तो वहां पे कितना एंट्रोपी चेंज हुआ। और एंट्रोपी क्या है, किसी तंत्र की अव्यवस्था है। तो गैस में क्या होते हैं, कण अनियमित रूप से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो गैस में जो डिसऑर्डरनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर इसकी गैस की तुलना में लिक्विड में कम होगी और सॉलिड में सबसे कम होगी। अर्थात सबसे कम एंट्रोपी सॉलिड की है, फिर लिक्विड की इससे ज्यादा, और फिर गैस की सबसे अधिक। तो ये बर्नेल और स्कॉट ने बताया। अब बात करते हैं द्रव जल की संरचना। तो द्रव जल की संरचना मॉर्गन व वॉरेन ने 1938 में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से ये इसकी स्ट्रक्चर को डिसाइड किया। इन्होंने क्या किया कि जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो जल के अणुओं की समन्वय संख्या क्या बताया, 4.4 से 5 के मध्य होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात एक वाटर मॉलिक्यूल अन्य अणुओं के कितने अणुओं द्वारा घिरा होगा। तो आप यहाँ देखिए जैसे इसमें आइस है, बर्फ में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, और क्या होता है इसमें टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। तो आप देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव। और ये देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है 1 1 2 3 और ये दूसरा इधर 4। तो चौथा जो अणु अब तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ा होता है कोऑर्डिनेशन। और जब आइस को जब मेल्ट होती है, टेम्परेचर दिया जाता है तो वह किस में बदल जाता है, लिक्विड में। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जल का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। और 4 डिग्री से 100 डिग्री तक क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हमेशा 4 और 5 के मध्य होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है क्यों। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आइस होती है उसमें टेट्राहेड्रल केज होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें जो आइस के अंदर क्या होता है, बिल्कुल रिक्त स्थान होते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, टूटती है, और जो रिक्त जगह होती है वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल घुसते हैं। और जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आते आते ये सारे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कहें कि जो टेट्राहेड्रल शेप है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसमें वैकेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जल का घनत्व अधिकतम होता है। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, द्रव के
अणुओं की गैस में जाने की प्रवृत्ति बढ़ने लग जाती है। तो द्रव का घनत्व क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है। और आइस और जल की तुलना करें तो आइस का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा होता है, लेकिन घनत्व कम होता है। अब जो यहाँ पर एक मॉडल आता है क्लस्टर मॉडल, तो इन्होंने जो क्लस्टर अकॉर्डिंग टू क्लस्टर मॉडल, झुंड मॉडल बोले या तो ये क्या होता है कि जो द्रव जल है उसमें जल के एकल अणु होते हैं और इसके अलावा अणु झुंड के रूप में भी होते हैं। तो जो एकल अणु झुंड में बदलते रहते हैं और झुंड से एकल अणु निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं कि जल के एकल अणु किसमें, क्लस्टर में बदलेंगे, क्लस्टर वापस एकल में। तो इस प्रकार से ये टूटता रहता है। तो क्लस्टर में तो ये मान लो कि टेट्राहेड्रल शेप है और जैसे यहाँ से एक एकल अणु घुसा दूसरा ऐसे निकल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि 4 और 5 के मध्य क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लस्टर मॉडल है, तो देखो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे ये वो द्रव जल है, तो जैसे ये सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल है और ये क्या क्लस्टर बिल्कुल टेट्राहेड्रल शेप में, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 4 अन्य से जुड़ा हुआ है। तो ये जो एकल अणु जैसे यहाँ से जुड़ना स्टार्ट होगा तो दूसरा जल का अणु जो झुंड में था क्लस्टर में वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो जल का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है, 4 और 5 के मध्य होता है, 4 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस प्रकार से जो द्रव जल की संरचना के लिए जैसे हम बात करें कि आयरिंग का सिद्धांत हो गया, बर्नौली स्कॉट का सिद्धांत हो गया, क्लस्टर मॉडल हो गया, तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना को समझ सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ आपको, जहाँ तक मेरा मानना है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।